हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके लिए एक ऑनलाइन सीरीज चालू की गई है, जिसमें हम सारे घटना चक्र, सारे सब्जेक्ट्स का घटना चक्र स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लाइन टू लाइन इनके आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसी सीरीज में ये मेरी आज क्लास जो है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के है और इसमें मैं इकोनॉमिक्स का घटना चक्र कवर करा रही हूँ। इससे पहले हम नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कवर कर चुके हैं। उसके अलावा हमने जो है नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा है और जीडीपी वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। उसी सीरीज में आज ये हमारा जो है थर्ड टॉपिक है। अगर आप घटना चक्र के हिसाब से जाएंगे तो ये वहाँ पे थर्ड चैप्टर मेंशन कर रखा है, एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन है, जो पूरा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे हैं और इसको हम 2 पार्ट्स में ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाएंगे नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में मैं अगर आपको बता दूँ तो जनरली यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो या तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि कौन से ईयर कौन सा कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमको अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये पुराने वाले प्रोडक्शन के पुराने वाले डेटा के हिसाब से पूछ रहा है। हमें प्रेजेंट के डेटा के हिसाब से इस पर काम करना है। इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स, मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता दूं कि आपको 5 ईयर प्लान्स के इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक गरीबी हटाओ कौन से प्लान में आया, तो आपको इस तरीके से अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना के रखने चाहिए, जहां आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर जब भी क्वेश्चन आए तो आप समझ पाओ। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हर हफ्ते न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये नंबर पे कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट जैसा कुछ है नहीं, तो जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उनको हम फैक्ट के हिसाब से ही पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं उनको हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस, उसके डेट्स दे रखे हैं। इधर पूछा है कि किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है किसान दिवस। अब देखो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है कि 23 दिसंबर को हम किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब ये तो पता होना चाहिए डेट। अब किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे फॉर्मर पीएम थे, आप सबको पता होगा, हमारे फॉर्मर पीएम थे चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। तो उन्हीं के लिए हम ये जो किसान दिवस है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, डेट आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में। जेनेटिक इंडस्ट्री यानी कि वो पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से जेनेटिक इंडस्ट्री में शामिल होता है। देखो, जेनेटिक इंडस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। नाम से ही समझ में आ रहा है, जेनेटिक मतलब जीन्स। जीन्स मतलब ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे एनिमल्स जिनकी कुछ नई स्पीसीज डेवलप की जा सके। बट यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव होता है वो होता है सेल करना, यानी कि हम ऐसे रिप्रोडक्शन और मेंटेनेंस, ये 2 चीजें कर रहे हैं। किस बेसिस पे कर रहे हैं? ताकि हम सेल कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें। यही हमारे 2 मोटिव होते हैं, सेल एंड प्रॉफिट मोटिव। तो आप देखो कि एग्रीकल्चर जब आप करते हो तो आपका मोटिव क्या होता है? आपका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अचीव करना है। प्रॉफिट अचीव करना है तो आंसर तो इसका ए होना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर। अब आप कहेंगे फिशिंग में भी तो रिप्रोडक्शन होता है, हंटिंग में भी तो कहीं ना कहीं वैसे होता है। बट इन सब चीज़ों को मैं बता दूं, पहली बात तो माइनिंग को हटा दो, क्योंकि माइनिंग कहीं से भी प्लांट और एनिमल से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जब हम जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो माइनिंग का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट रिमूव दिस ऑप्शन। बाकी का एग्रीकल्चर इसका करेक्ट आंसर है। बट फिशिंग क्यों नहीं है? देखो, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। अब आप मछली सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ कंजप्शन के लिए पकड़ रहे हो या आप बेचने के लिए पकड़ रहे हो, ये डिपेंड करता है ना, आपका मोटिव क्लियर नहीं है। वहीं अगर मैं मछली पकड़ने की जगह या फिशिंग की जगह आपको बोलूँ पिसीकल्चर, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है।
हंटिंग, हंटिंग जैसा कुछ नहीं है। हंटिंग क्या है? हंटिंग पुराने जमाने में जब लोग करते थे तो उनको मारते थे जानवरों को और उनको खाते थे, सेल्फ कंजप्शन। बट यहाँ पे जब हंटिंग को अगर आप जैसे कि दूसरे शब्दों में देखो कि आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, आप कह सकते हो आप क्या कर रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, तो वो वैलिड होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे फिर से एक क्वेश्चन आया है कि भारत सरकार ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कौन सा पॉलिसी उपाय अपनाया है? पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक का मेंटेनेंस, ऊपर दिए गए में एक से ज्यादा या ऊपर में से कोई नहीं। ओके, व्हाट इज द पॉलिसी मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? देखो, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जब आप बात करोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं। जब भी आप देखोगे, अभी भी जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनको अपनी उपज का सही सहूलियत के हिसाब से उनको उतना प्राइस नहीं मिल पाता है। तो सरकार उसके लिए क्या करती है, टाइम टू टाइम बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आती है। तो उन्हीं में से सबसे पहले है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पीडीएस सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि जब भी बेसिकली क्या होता है कि जो बीपीएल हो गए या पॉवर्टी लाइन हो गई, उससे नीचे जितने भी लोग होते हैं, हम उनको क्या करेंगे, उनको एक एक लिमिटेड अमाउंट में, लाइक 3 रुपए पर केजी के हिसाब से राइस प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि जो लोग हैं उनके लिए काम करेंगे। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जीरो हंगर या नो पॉवर्टी वाला, यानी जो हमने पिछले क्लास में एसडीजी कंप्लीट किए, एसडीजी गोल 1 और 2 को अचीव करने की बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट की बात करूं, एमएसपी। एमएसपी की अगर बात करोगे तो एमएसपी क्या होता है? एमएसपी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अश्योरेंस दे रही है आपको कि इससे कम प्राइस में, मान लीजिए कि एमएसपी डिसाइड हुआ राइस का 3000 रुपीज पर केजी, यस 3000 रुपीज पर क्विंटल, सॉरी क्विंटल होता है नॉट केजी, यानी कि एक क्विंटल यानी 100, एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं। तो अगर उतना प्राइस हम कहें 3000, तो अब क्या होगा, ये मार्केट ने पूरा प्राइस फिक्स कर दिया। अब जो बिचौलिए होते हैं, लाइक आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो जो बिचौलिए होते हैं ना मंडी में, ये क्या करते हैं कि किसानों से ना बहुत ही कम रेट में खरीदने की कोशिश करते हैं। तो सरकार अश्योरेंस दे देती है कि आप हमारे पास आओ, आप हमारे डेजिग्नेटेड मंडीज में आओ, वहां पे अपना जो प्रोडक्शन, जो आपका जो प्रोड्यूस है, उसको यहाँ पे बेचो, तो हम आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करेंगे और उसी को हम एमएसपी कहते हैं। तो क्या ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है? यस, रिलेटेड है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। पहली बात, बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब होता है कि जो एक्सेस अमाउंट में हमारे पास फूड ग्रेन्स है या फिर जो ग्रेन्स है, जो सीरियल्स है, उनको क्या है, हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, हम उनको स्टोर कर रहे हैं ताकि फूड सिक्योरिटी अश्योरेंस हो सके। यानी कि फूड सिक्योरिटी की जब भी बात आएगी तो हमारे पास उतना बल्क में प्रोडक्शन होना चाहिए, हमारे पास उतना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, इसे कहते हैं बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक का मेंटेनेंस, अब देखो ये बफर स्टॉक का मेंटेनेंस करता है एफएसआई, आपको पता होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसको देखता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स है उसमें ये भी आता है, ये भी आता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मोर देन 1 और 2। सो डी विल बी आवर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत में चावल की कीमत पर इनमें से कौन से फैक्टर या पॉलिसी असर डाल रहे थे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की ट्रेडिंग, सरकार का स्टॉक जमा करना, कंज्यूमर सब्सिडी। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही लिंक है। इसीलिए पुराने साल के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए लाइक अ बाइबल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आपको ना एक ओवरव्यू मिल जा रहा है कि ये पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही पूछा था, सेम चीज मुझे यहाँ बतानी है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस? राइस के प्राइस को कौन सी चीजें अफेक्ट डालेंगी? एक एक से पढ़ते हैं। पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मैंने अभी समझाया है कि राइस का ना एक फिक्स्ड अमाउंट 3000 रुपये बोल दिया सरकार ने। तो अब आप बताओ कि क्या ये असर डालेगा? ऑफ कोर्स डालेगा। अब किसान थोड़ा ज्यादा जागरूक हो जाएगा, उसको अपनी उपज का सही हिसाब मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग उसको जो है प्राइस मिलेंगे, मंडी में भी जाएगा तो उसको प्राइस मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये असर डालेगा ही। यस। गवर्नमेंट का ट्रेडिंग, गवर्नमेंट की ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग का मतलब
ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना ट्रेडिंग कहलाता है। तो ट्रेडिंग का मतलब हो गया गवर्नमेंट की ट्रेडिंग। अगर गवर्नमेंट उस चीज़ में जाके, यानी कि राइस की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है, उसमें अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसी सिचुएशन होती है, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उससे क्या होगा? असर डलेगा। यस, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, ये स्टॉक पाइलिंग मैंने पीछे बताया एफएसआई के थ्रू किया जाता है। जब गवर्नमेंट उसको स्टॉक पाइलिंग करेगी या उसको इकट्ठा करना शुरू करेगी, तो कहीं ना कहीं सरकार क्यों करती है? बेसिकली सरकार करती है ताकि फूड सिक्योरिटी रहे। कभी भी ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए सूखा पड़ गया, मान लीजिए बारिश बहुत ज्यादा हो गई, फसल बर्बाद हो गई, अगर एफएसआई अपने पास उसको स्टोर नहीं करेगा तो नेक्स्ट ईयर खाने के लिए फिर कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए सरकार का ये जो स्टेप है, लाइक गवर्नमेंट का स्टॉक पाइलिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कंज्यूमर सब्सिडीज। कंज्यूमर सब्सिडीज, अब आप मुझे बताओ, कंज्यूमर को सब्सिडीज दी जा रही है ना, ठीक है, कंज्यूमर को सब्सिडी दी जा रही है, इससे क्या असर पड़ेगा? इससे असर ये पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अब सरकार सब्सिडी देके क्या कर रही है? एक तरफ फार्मर को और दूसरी तरफ कंज्यूमर, दोनों को क्या करने की कोशिश कर रही है? बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो जब वो ये इस तरीके की चीजें करेगी, तो कहीं ना कहीं राइस के प्राइस चारों चीजों से इफेक्ट होंगे। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। भारत में इनमें से किसे खेती में पब्लिक इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है? देखो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आप कुछ ऐसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हो। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लाइक कुछ ऐसे चीज सेट कर रहे हो जिससे क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में और आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज 1 रुपए की कोई मशीनरी लगाई, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 रुपए की मशीनरी लगाई, और कल को या आफ्टर 5 years आप उससे 10 रुपए जनरेट कर पा रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोक हित में आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया। आप याद रखिएगा टर्म को। अब आगे चलते हैं। सभी फसलों के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस करना। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट। ओके, अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि कंसीडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है और एमएसपी की बात कर रहा है। अभी मैंने जितना भी एमएसपी के बारे में, पहली बात तो एमएसपी ऑल क्रॉप्स पे नहीं दिया जाता, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया, बट आप देखो कि एमएसपी से फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है? फार्मर को पहुंचाया जा रहा है। तो क्या एमएसपी एक तरीके से सब्सिडी नहीं है? आप प्राइस अश्योरेंस दे रहे हो ना किसी को। तो अगर मान लीजिए उस साल फसल बर्बाद हो गई, बट आपने किसानों को प्रॉमिस कर दिया कि आप 3,000 में ही खरीदोगे। अब आप 3,000 में मान लीजिए कि पूरी तरीके से सब बर्बाद हो गया है, बट स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि आपको वो 3,000 में खरीदना पड़ेगा। तो क्या आप एक तरीके से सब्सिडी दे रहे हो ना? तो ठीक है, सब्सिडी। और दूसरा होता है लोन्स। अब ये लोन्स क्या होते हैं? लोन्स जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी कोई सरकार इलेक्शन हो रहे होते हैं तो सरकार अनाउंस करती है कि मान लीजिए किसी पे 1-1 लाख का बिल है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको हम क्या करेंगे? वेव ऑफ कर देंगे। वेव ऑफ करने का मतलब है, या फिर लोन्स। लोन्स सबसे बढ़िया एग्जांपल है लोन्स का। जैसे आपने देखा है कि जो एग्रीकल्चर जिनके पास होगा, खेत वगैरह होंगे, तो वहां पे ना एक लोन मिलता है। उस बहुत ही मिनिमम अमाउंट में वो लोन मिलता है, उस पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रहता है, 2 से 3% का इंटरेस्ट रहता है। तो सरकार क्या करती है कि आफ्टर आपको वो पूरा 1-2 साल के बाद उसका रिपेमेंट करना पड़ता है। तो सरकार जो आपको लोन दे रही है, या फिर कभी कभी बोल देती है जैसे इलेक्शन आते हैं कि वो लोन जो है वेव ऑफ हो जाएगा। अब आप सोचो कि अगर वो वेव ऑफ हो रहा है या सरकार सब्सिडी दे रही है, अपने पास से तो दे नहीं रही है, कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर्स हैं वहीं से आ रहा है ये सब, तो इससे ना कुछ जनरेट नहीं होता। ठीक है, इससे सिर्फ आप उनको रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे हो। ये कोई किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या नहीं है ये? इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या नहीं है ये? इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, यही मैंने बताया। अब आप सोचो कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें जहां जहां आपको लगे सब्सिडी और लोन्स की बात हो रही है, वो ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ये एक तरीके से सब्सिडी है जो किसानों को दी जाती है, ना कि कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट के हिसाब से मेरा ऑप्शन फर्स्ट गया, सेकेंड गया। देखो आंसर तो मिल गया 2, 3 एंड 6, यानी 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, बट होगा कैसे वो भी देख लेते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो पैक होते हैं, इनको शॉर्ट में पैक्स पढ़ते हैं, जो पैक्स होते हैं उनको क्या है, कंप्यूटराइजेशन कर दे रहे हो। अब आप सोच के देखो, एक आदमी है जो मंडी में बैठा है,
वो रजिस्ट्री एंट्री वगैरह ये सब कर रहा है, और वो मैनुअली कर रहा है। किसी काम को मैनुअली करना और किसी काम को कंप्यूटराइज्ड कर देना, समझ में आ रहा है कि टाइम सेविंग होगी, कॉस्ट सेविंग होगी, तो कुछ ना कुछ बेटर डेवलपमेंट हो पाएगा, हम उस ह्यूमन का यूटिलाइजेशन किसी दूसरी जगह कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन सोशल कैपिटल। देखो सोशल में तो खुद ही यहाँ पे कैपिटल बोल दिया है कि सोशल कैपिटल जनरेशन हो रहा है। जैसे कि सरकार ने बोला, सोशल कैपिटल में हम बोल सकते हैं कि जैसे सरकार कहती है कि हम क्या करेंगे, हम एक मशीनरी सेटअप करेंगे, वहां पे आप क्या कर सकते हो, खुद से अच्छी क्वालिटी के बीज लेके जा सकते हो, या कुछ ऐसा कुछ इस तरीके से बोल देती है। तो उससे क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स। देखो फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर सरकार करती है तो उससे क्या है, किसानों को तो फायदा हो जाएगा, उनको तो बेसिकली बिल पे नहीं करना पड़ेगा, बट बर्डन किस पे आएगा, इसका बर्डन आएगा सरकार पे, और इस बर्डन से क्या होगा, फिर टैक्स पेयर्स के ऊपर जाएगा, और ओवरऑल ये एक तरीके से लोन का और सब्सिडी का काम कर रहा है। इससे किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ कह रहा है कि वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, जैसे मैंने अभी बताया वेव ऑफ कर देना। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली बर्डन बढ़ रहा है। जब जब किसी चीज से बर्डन हो और उससे कुछ जनरेट ना हो, तो वो आपका किस में आएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। छठा ऑप्शन कह रहा है सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने क्या किया, कोल्ड स्टोरेज सेटअप कर दिए। कोल्ड स्टोरेज आपको पता ही होगा। कोल्ड स्टोरेज सेटअप करने से क्या होगा कि वहां पे आएंगे लोग, फार्मर्स अपना जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है, उसको रखेंगे। उसको रखने की वजह से क्या होगा, उसको रखने की वजह से ये होगा कि उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी, फसल बर्बाद नहीं होगी तो उनको बेटर इनकम मिलेगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें अच्छे से हो रही हैं, तो आप पब्लिकली क्या कर रहे हो, और बेटर चीजें कर पा रहे हो, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात कर रहा है। इस स्कीम को लागू करने का क्या फायदा है, यह खेती बाड़ी की चीजों के लिए पूरे भारत में ट्रेडिंग पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ओके, यह किसानों को देश भर के बाजार तक पहुंच देता है, जहां उनकी उपज की क्वालिटी के हिसाब से कीमतें मिलती है। जब भी आप इस वाले स्कीम के बारे में बात करो, ई नाम्स बेसिकली इनको हम कहते हैं ई नाम। ये इलेक्ट्रिक मंडी होते हैं। इलेक्ट्रिक मंडी का मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप जाते हो, अपने प्रोडक्शन के, अपने जो प्रोड्यूस है, जो आपकी उपज है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस मिलता है, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, बिल्कुल सही बात है। पैन इंडिया ही तो हो गया ना, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक है जिसका मीडियम, तो पैन इंडिया ही तो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू द नेशन वाइड मार्केट विद प्राइस कमेंसरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। मैंने स्टार्टिंग की लाइन में भी आपको यही बोला था कि आपको अपनी उपज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से इसमें पैसे मिलते हैं। और ऑनलाइन मार्केट है, आप सोचो ऑनलाइन तो आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। आगे चलते हैं। कोऑपरेटिव खेती के बारे में बात कर रहा है। कोऑपरेटिव खेती क्या होती है, कोऑपरेटिव खेती को समझ लेते हैं कि रामू है, और ये इसके खेत से, ये रामू का खेत है, ये साहू का खेत है। इस तरीके से कुछ 4-5 एंटिटीज है, या फिर ABCD, ये 4 लोग हैं, 4 किसान हैं। इनके 4 खेत के अलग अलग टुकड़े हैं, 1 हेक्टेयर से भी कम, या फिर 1 हेक्टेयर का टुकड़ा मान लेते हैं, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी, ओवरऑल 4 हेक्टेयर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि A जो है वो इसमें पैडी लगा देता है, B जो है वीट लगा देता है, C जो है ग्राम लगा देता है, और D जो है वो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि इनके पास उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, और रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी ना गिर रहा है। इनका जो प्रोडक्शन है वो भी गिर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हो रहा। उस वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो इनकी इनकम पे भी असर पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का क्या होता है कि हम इन चारों को बोले, आप एक काम करो, आप एक जगह बैठ जाओ, हम आपको रेंट देंगे, जितना आपका रेंट होता है ना, मंथली या वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली, जैसे भी ये डिसाइड करते हैं। और अब एक कंपनी थी कोई XYZ, इस कंपनी ने इस लैंड को एक्वायर किया रेंट बेसिस पे, और अब यहाँ पे शुगर केन लगाया, या फिर यहाँ पे वीट लगाया, या फिर यहाँ पे राइस लगाया, कोई एक ही लगाया।
अब आप सोचो कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बेटर क्वालिटी, अब यहाँ पे अच्छे से ट्रैक्टर्स, अच्छे से थ्रेशर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। आप एक एक हेक्टेयर में कैसे यूज करोगे ना, 4 हेक्टेयर बड़ा टुकड़ा हो गया। तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप जो है एक छोटी सी चीज को एक बड़े लेवल पे ले जाके उसको बेटर तरीके से अप्लाई कर रहे हो। तो यही चीज है कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इसका जो आइडिया है वो किसने नहीं दिया, मतलब कौन था ऐसा जो इसके अगेंस्ट था। जवाहरलाल नेहरू का तो ये आइडिया ही था। इन्होंने तो सोवियत जो मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर रखा था, तो ये तो नहीं होंगे। लाल बहादुर शास्त्री भी फेवर में थे, अबुल कलाम आजाद, सॉरी, वो ये भी फेवर में थे। चौधरी चरण सिंह जी जो कि हमारे फॉर्मर पीएम है, वो इस चीज के फेवर में नहीं थे। तो अपना ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बुलॉक कैपिटलिस्ट। देखो, बुलॉक का मतलब होता है बैल, बैलगाड़ी देखे हो। अब ये जो बैलगाड़ी वाला इंसान होता है, अब आप देखो इसके पास बैल भी है, इसके पास गाड़ी भी है, दैट मीन्स कि इसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्या मतलब हो गया, इसके पास रिसोर्स तो हैं, बट कभी आपने किसी बुलक कार्ट यानी बुलक को चलाने वाले इंसान को देखा है कि वो बहुत अमीर है, बहुत रिच है? ऐसा बहुत रेयर होता है, तो जनरली होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे किसान जो जिनके पास कुछ रिसोर्सेज तो अवेलेबल है बट दे आर नॉट रिच। ठीक है, बस इतना ही समझना है बुलक कैपिटलिस्ट का। बेसिकली एक किताब थी, उसमें मेंशन था बुलक कैपिटलिस्ट के बारे में। ठीक है, परस्यूट इन लक्ष्मी एक बुक थी जिसका नाम था परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, 1987 में आई थी। ललॉयड और सुसैन करके कुछ इसके राइटर्स थे, उन्होंने उसमें ये दिया हुआ था। ठीक है, परस्यूट ऑफ लक्ष्मी करके इनकी एक किताब थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे किताब पूछ ली जाए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में लैंड रिफॉर्म का हिस्सा नहीं है? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपने बहुत बहुत अच्छे से पॉलिटी में पढ़ रखा होगा, आई एम श्योर। अब लैंड रिफॉर्म्स होते क्या हैं और उनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? आपको ये तो पता है कि लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो जो किए गए थे इंडिया में 1952 50s और 52 के नियर अबाउट, तो उसमें जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया था। सही बात है, एक सीलिंग लगा दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप 10 हेक्टेयर से ऊपर का लैंड नहीं अपने पास रख सकते, अगर उससे ज्यादा है तो आपको वो बांटना पड़ेगा या सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार उसका क्या करेगी, सरकार अपने हिसाब से जो गरीब लोग हैं, जो लैंडलेस हैं, उनको वो जमीन का टुकड़ा दे देगी। कुछ इस तरीके से था। इसके अलावा टेनेंसी रिफॉर्म्स, टेनेंसी रिफॉर्म मतलब इसमें ये भी हुआ था कि जो जैसे खेत को हम उगा उस पे दे देते हैं ना, रेंटल पे दे देते हैं, लाइक कुछ टर्म है उसके लिए बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि हाँ, बटाई समथिंग कुछ ऐसा शब्द है, उस पर दे देते हैं और वो खेत करता है, उसका ही सारा चीज़ें इनपुट सब कुछ रहता है और वो एक टाइम के बाद हमें पैसे देता है। ठीक है, लैंडलॉर्ड को पैसे दे देता है, तो वो टेनेंसी रिफॉर्म्स, उसको भी इम्प्रूव किया गया था। ये तीनों चीज़ें हैं, बट मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम्स ना, आप सोच के देखो लैंड रिफॉर्म में क्या करेगा, आपको किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न यूज करना चाहिए, ये लैंड रिफॉर्म का पार्ट कैसे पॉसिबल है ना। तो इसको ऑप्शन जो है हमारा वो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो, मार्जिनल लैंड होल्डिंग और इन सब के बारे में बात कर रहा है। अब मार्जिनल तो ठीक है, बट इसके अलावा और भी क्या चीज़ है वो समझ लेते हैं। मार्जिनल जो होता है वो होता है लेस देन 1 हेक्टेयर। मार्जिनल जो होता है वो होता है लेस देन 1 हेक्टेयर। तो आपको सीधे सीधे आंसर पता चल गया होगा, इसमें ना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से आपको करनी है। फिर उसके बाद स्मॉल होते हैं, स्मॉल के पास जो है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड रहती है। ठीक है, स्मॉल के बाद हो गए मीडियम, सेमी मीडियम। सेमी मीडियम जो होते हैं वो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में होते हैं। उसके बाद आते हैं मीडियम। ये जो मीडियम होते हैं, मीडियम लैंड होल्डिंग जो होती है वो 4 to 10 हेक्टेयर्स होती है। और लार्ज जिनको हम कहते हैं लार्ज फार्मर्स जो होते हैं उनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर। ठीक है, याद रखिएगा इसको कि मार्जिनल जो होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर का लैंड होता है। आगे चलते हैं, ये आपको मैच कराना है। ये जो टॉपिक है ये मैं कहूँगी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पॉलिटी का टॉपिक्स है। जब आप लैंड
जो लैंड अलाइनमेंट हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, तब हम इसको पढ़ते हैं किस तरीके से सिस्टम जनरेट हुआ है, जागीरदारी, रैयतबाड़ी, महलबाड़ी, इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट था वो वाला है। अब इसमें से अगर आपने कुछ पढ़ रखे हो तो मुझे ये पता है कि रियोतवारी मेरे को पता है। रियोतवारी में क्या होता था कि किसानों को बेसिकली रियोत बना दिया जाता था, मतलब इंडिविजुअल किसान से जो है टैक्स वसूला जाता था। यानी ओके, लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडर्स नहीं, लैंड अलोकेट टू रेवेन्यू फार्मर्स, यस, लैंड अलोकेटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टेड, यहीं से हुआ करता था। नहीं 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 नहीं, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है इसका आंसर। इसका है लैंड अलोकेटेड टू ईच पर्सन, यस, ईच पर्सन विद द राइट टू सबलेट, मॉर्टेज, गिफ्ट और सेल। तो ये मुझे पता है कि रियोत कौन होते थे। रियोत का मतलब होता था कि एक किसान को जो है पर्टिकुलर किसान के अकॉर्डिंग ही मतलब हर एक किसान से जो है टैक्स वसूला जाएगा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता था, किसी भी तरीके का कोई मीडिएटर इन्होंने रखा ही नहीं था। वैसे ही महलवाड़ी, महलवाड़ी में आपको पता होगा कि पूरा एक गांव जो है अलॉट कर दिया जाता था कि अब पूरे एक गांव को उन्होंने महल बना दिया, मतलब महल मतलब इन द सेंस के ब्लेज लेवल पे पूरा रेवेन्यू सेटलमेंट उनका होगा, ठीक है। तो ये वाला डी वाला जो है वो इससे हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे अगर हम जाएं 2 एंड 3 तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इसको दोबारा अच्छे से समझ लेते हैं कि है क्या। बड़े सामंती जमींदारों को दी गई जमीन, ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि लैंड अलोकेटेड टू बिग फ्यूडल। बिग फ्यूडल्स मतलब बड़े बड़े लोग जो हो गए, यानी जागीरदार, बड़े बड़े जागीरदार जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में जागीर अवेलेबल है, तो उनको कहते हैं हम जागीरदार, ठीक है। लैंड अलोकेटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर्स, तो ये जमींदार होते हैं। जमींदार को क्या है, जमीन दे दी गई, उनको बोला गया कि आप अपने गांव के लोगों से जो है टैक्स इकट्ठा करिए। उसके बाद होता है लैंड अलोकेटेड टू ईच पीजेंट विद द राइट टू सबलेट, मॉर्टेज, गिफ्ट और सेल। यहाँ डायरेक्टली इनका जो कॉन्टेक्ट होता था वो पीजेंट के साथ होता था, यानी किसानों के साथ होता था। तो ये तो हो गए आपके रियोत, जैसे मैंने बताया। उसके बाद लास्ट में है जो रेवेन्यू सेटलमेंट है, सीधा सीधा ब्लेज लेवल पे हो रहा है, ठीक है, यानी ब्लेज के पूरा सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है उसमें। तो वो तो हो गया फिर महलबाड़ी। अब इसके हिसाब से अगर ऑप्शन देखें 1 के बाद 4, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में खेती के धीमे विकास का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, स्किल्ड लेबर, शहरों से गांव की ओर माइग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव रीजन? स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी क्या होती है? देखो, गांव में अगर गरीबी है तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर गरीबी होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर एग्रीकल्चर में नए नए टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पॉवर्टी रहेगी, और उस पॉवर्टी के ट्रैप से वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। गरीबी की वजह से सेविंग्स नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और वो बेसिक पैटर्न पे ही एग्रीकल्चर करते रहेंगे। तो रूरल पॉवर्टी इज द करेक्ट ऑप्शन। शहरी गरीबी का एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। स्किल्ड लेबर अगर अच्छी होगी या माइग्रेशन हो रहा होगा तो वो कोई रीजन नहीं है, अगर कोई स्किल्ड लेबर जाके खेती करती है ना, या फिर किसी ने टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई होती है, तो बेटर एग्रीकल्चर करता है, ना कि स्लो एग्रीकल्चर। समझ आ गया? ब्लैक सॉइल की अगर मैं बात करूं, जब भी ब्लैक सॉइल पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ब्लैक सॉइल सिंपल सी बात है, कपास यानी कि कॉटन से रिलेटेड है, और ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। ये वाली जो हमारी मिट्टी है वो डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। और जितना भी सॉइल पे क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा गया है ये ब्लैक सॉइल पे, और इसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेगर सॉइल। इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं, और ये कॉटन के लिए अच्छी होती है। बाकी ये तीनों के लिए ना आप देखो कि ब्लैक सॉइल नहीं चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। ये कहाँ होते हैं? ये उगाए जाते हैं आपके नदर्न प्लेन्स में, और ये डेक्कन प्लेट्यू की बात हो रही है, और इसमें भी स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, एमपी वाला एरिया, और उसके अलावा तेलंगाना वाला एरिया, ये पूरा एरिया कवर करता है। आगे चलते हैं।
अब ये क्वेश्चन मैंने लिया था क्योंकि 2021-22 के हिसाब से पूछ रहा है। 2021-22 के हिसाब से डेटा जो है इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो न्यूट्री में है, न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है, यानी पौष्टिक अनाज, कुल दाल है, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड नट में देखो उस समय जो है गुजरात था 2021-22 के हिसाब से, सी का था 5th, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि सी का सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब न्यूट्री सीरियल्स में उस समय सबसे ज्यादा 2021-22 में कर्नाटका था। टोटल पल्सेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश था, ग्राउंडनट में गुजरात बता ही दिया, सोयाबीन में महाराष्ट्र था, ठीक है। बट अगर मैं 2024-25 की बात करूं, ये जो अभी रिसेंट का डेटा है, ये जैसे ये वाले क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा रहे हैं ना, तो मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि जब भी आप घटना चक्र में इस तरीके के क्वेश्चंस देखो तो आप पुराने डेट्स के हिसाब से सॉल्व मत करो। आप बस इतना याद रख लो कि अभी प्रेजेंट में क्या है, अभी प्रेजेंट में कौन सा स्टेट है। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूट्री सीरियल्स में अभी टॉप पे है राजस्थान, ठीक है। न्यूट्री सीरियल्स में अभी अगर मैं बात करूं 24-25 के डेटा के हिसाब से, यहाँ लिख देते हैं आसान रहेगा, 24-25 के डेटा के हिसाब से अगर बात करें, न्यूट्री सीरियल्स में है राजस्थान सबसे टॉप पे। उसके बाद टोटल पल्सेस में है कर्नाटका, ठीक है, राजस्थान है न्यूट्री सीरियल्स में। फिर उसके बाद टोटल पल्सेस में आपका एमपी ही है, जैसे पहले एमपी था अभी भी एमपी है। और उसके बाद ग्राउंडनट में क्या है, गुजरात है और अभी भी गुजरात ही है। सोयाबीन में महाराष्ट्र था पहले, बट अभी क्या हो गया है, अभी एमपी हो गया है, ठीक है। बस एक ये चेंज हुआ है और एक ये चेंज हुआ है, बाकी सब सेम टू सेम है। आप ये रीसेंट डेटा इसमें याद रखिएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको 5 ईयर प्लान्स पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ और जो है इम्पॉर्टेंट है, बट आपको और भी चीज़ें हो सकता है समझ में आए कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक काम करिए, 5 ईयर प्लान्स का पूरा एक जो है नोट्स बनाइए और उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए वो सब लिख लीजिए। जैसे इसमें पूछा है कृषि जो एग्रीकल्चर है उसका नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, और ये जो नेगेटिव ग्रोथ है ना वो -1% था एग्रीकल्चर में, और ये किस में हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान में। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि थर्ड 5 ईयर से पहले आपको याद होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था जिसे महालनोबिस मॉडल कहते हैं, और इन्होंने उस समय क्या किया, इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया, भयंकर इंडस्ट्री सेटअप करने की बात कही, और मतलब की भी इन्होंने। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ना उसको एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया। इसी वजह से नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो डाउन हो गया, इवन वो माइनस में चला गया। और ये आई थिंक 1966 से 69 के बीच आया था कुछ, ठीक है। सॉरी 64 से 69 के बीच में था ये थर्ड 5 ईयर प्लान। अब जिस तरीके से कुछ रोग भी पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग कौन सी फसल में हो जाता है, ये भी रटने वाली चीज है, अगर आप किसी ट्रिक से याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे काशी लालिमा कह रहा है, लालिमा मतलब रेड कलर, इसका मतलब एक चीज जो मैं ट्रिक यूज करती हूँ वो देखो, कैरेट भी लाल होती है वो भी नहीं, टमाटर भी लाल होता है वो भी नहीं, अनियन काशी लालिमा, अनियन में कभी सुना नहीं, तो इसका एक अजीब सा और ऑड सा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है लेडी फिंगर, यानी कि भिंडी। तो भिंडी में क्या होता है, ये एक बेसिकली जो फ्रूट होता है भिंडी का, यानी कि पूरा जो भिंडी का फल होता है उसमें ये बीमारी लग जाती है। ये कुछ पर्पल कलर की जो है डिसीज होती है, ठीक है, पर्पल कलर के चकते चकते पड़ जाते हैं, तो वो उस तरीके की बीमारी इस पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। ये क्वेश्चन आई थिंक आरओ का है और ये 2021 का कुछ है, बट अभी हमें रिसेंट के हिसाब से देखना है कि रिसेंट में कौन है, ठीक है। अब जैसे आम की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा मैंगो में यूपी का सबसे ज्यादा नंबर 1 रहता है, यूपी हमेशा नंबर 1 रहता है, यूपी जो है नंबर 1 रहता है। लीची में आपको पता होगा बिहार है, तो आप इसी हिसाब से सेट कर लो 4-3 अभी तो मैच हो रहा है। एप्पल के लिए आप ऑब्वियस ही बात है जम्मू कश्मीर, उससे बेटर एप्पल नहीं मिलते, तो फर्स्ट इसके हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो है डेटा कुछ 2021 के आसपास का। रिसेंट में क्या है, रिसेंट में मैंगो का अभी भी यूपी ही है, ठीक है, यूपी ही है। लीची में अभी भी बिहार है, और एप्पल में जम्मू कश्मीर है। बट कोकोनट में ना हमारे स्टेट बदल गए, कोकोनट में एक कर्नाटका है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, केरला, ठीक है। अब ये केरला जो है वो 3rd नंबर पे चला गया है। याद रखेगा कि कोकोनट में नंबर 1 पे कौन है, अब कर्नाटका है, बाकी केरला जो था पहले वो अभी 3rd नंबर पे पहुंच गया है।
अब इस तरीके से फिर से एक इसमें मैच नहीं पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, नॉट की बात कर रहा है। रबर क्रॉप थाईलैंड में सबसे ज्यादा होती है, कॉफी मंगोलिया, ऑलिव स्पेन, शुगर केन ब्राजील। देखो ब्राजील में जो है शुगर केन सबसे ज्यादा होता है, यानी क्यूबा जो है उसको तो हम शुगर बाउल भी कहते हैं, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। ऑलिव्स की अगर मैं बात करूं, स्पेन की बात कर रहा है, स्पेन आपको मेडिटेरियन सी पता होगा, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा ये जो बिटर जितने भी बिटर फ्रूट्स या बिटर जो जैसे ऑरेंज वगैरह हो गया, फ्रूट्स बेसिकली, और ये जो एरिया है वो बेस्ट वाइन्स भी यहीं पे मिलती हैं, तो ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सही है, ऑलिव्स स्पेन में ठीक है। रबर की अगर आप बात करोगे, थाईलैंड, थाईलैंड अगर आप उसके पोजीशन देखोगे, इक्वेटोरियल रीजन के बहुत क्लोज होके जाता है, ठीक है। वहीं उसकी वजह से वहां पे जो भयंकर बारिश होती रहती है, उसकी वजह से ये जो रबर है उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं कॉफी की। कॉफी के लिए मंगोलिया नहीं है, ठीक है, कॉफी के लिए मंगोलिया नहीं है। कॉफी के लिए आपको पता होगा कि आपने पढ़े होंगे ब्राजील का नाम, ठीक है। कॉफी के लिए है ब्राजील फेमस, ब्राजीलियन कॉफी, इस तरीके से कॉफी बीन्स जो होते हैं वो बहुत फेमस हुए, तो आप याद रखिएगा कॉफी के लिए क्या है, ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफर्ड वेराइटी ऑफ मैंगो जो एक्सपोर्ट करते हैं हम, और इवन ये हमारे इंडिया का सबसे कॉस्टली मैंगो है, इसका अप्रॉक्स प्राइस कुछ 500-600 पर केजी कुछ रहता है, और ये है अल्फांसो मैंगो, और ये अल्फांसो मैंगो जो है वो हमारा महाराष्ट्र में होता है, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में उगता है, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला मैंगो है। बाकी तो ये सब लोकल वेराइटी है, और आपको ये मिल ही जाएगा, दशहरी हमारी यूपी में मिलता है, ये लंगड़ा भी मिलता है, आम्रपाली भी मिलता है, आम्रपाली आई थिंक बंगाल का है, आई एम नॉट श्योर, बट अब देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर पे जो इनकम टैक्स लगता है ना, वो हमेशा हमेशा याद रखिए स्टेट गवर्नमेंट का है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, और लोकल गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं है ऐसा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये भी कोई ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कैश क्रॉप्स, कैश, कैश मतलब आपने सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से उस फसल को उगाया, इतना सिंपल भाषा में आप मतलब समझो चीजों का, आपने सिर्फ क्या किया, इनकम जनरेट करने के लिए उस फसल को उगा रहे हो। कंजप्शन वंजप्शन तो कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ इनकम जनरेट होगी उससे, इंस्टेंट इनकम जनरेट। तो आप बताओ पोटैटो पॉसिबल है क्या, राइस लार्ज स्केल पे होते हैं, और इन सब से हम खुद के कंजप्शन के लिए भी तो कुछ रखते हैं, बट हाँ बाकी शुगर केन, कॉटन, रेपसीड्स, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं वो हमारे कैश क्रॉप्स में आते हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुई थी, यानी किसान बही योजना वो स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखो रटने ही पड़ेंगे, ये फैक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ भी कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1992 में, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट योजना, ये योजना लाई गई थी। इस योजना का मेन मोटिव ये था कि जो सॉइल है उसकी क्वालिटी चेक करना, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी को चेक करना, और ज्यादा से ज्यादा जो है क्वालिटी कंट्रोल लैब सेटअप करना, ठीक है, और बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट को और अच्छा करना, इसके इस तरीके से कुछ मोटिव थे, ठीक है। और ये जो स्कीम है 2007 में लाई गई थी, 2007 में ये स्कीम आई थी। इसका मेन मोटिव था सॉइल टेस्ट लैब एस्टैब्लिश करना, फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाना, ताकि ये पता चल सके कि ये जो फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है इसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल करना, यानी क्वालिटी चेक करना। एग्रीकल्चरल टूल टेस्ट लैब, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे जो है इसके एम है। जब आप एम पढ़ोगे इस स्कीम के, आपको पता चलेंगे सारे इसके एम है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा इनमें से कौन सा नहीं है, सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ये 10th 5 ईयर प्लान आया था हमारा, और इस 10th 5 ईयर प्लान में हमने हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में पढ़ा था। ये मिशन जो है बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, यानी सेंटर का था, और ये 2005 में आया था, 2005 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ये मिशन लाया गया था, वो भी 10th 5 ईयर प्लान के अंडर, MIDH के अंदर ये काम करता है। MIDH क्या होता है, मिशन
ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर ही हमने जो हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसको रखा हुआ है। आगे चलते हैं। नेशनल, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का एम क्या नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। नॉट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, अचीविंग हायर ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कराता, एक सेकेंड ना, अचीविंग ग्रोथ ह्यूमन डेवलपमेंट, यस, ये फाइनेंशियल मदद नहीं करता, बेसिकली आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता, बट हाँ ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हायर ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर में कैसे कैसे की जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा क्या करें कि हमारी ग्रोथ अच्छी हो जाए। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, फसल जो उग गई है कटने के बाद इसका डेवलपमेंट जो है कैसे इसको मैनेज किया जाए, उस पर फोकस करता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस करता है। बहुत सारे लोगों को डी ऑप्शंस का लग रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा अलग है, बट नहीं, इसका ये भी एक एम है। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देता। जनरली लोगों को लगता है कि कोई भी स्कीम आई है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देती होगी, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है इसमें। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये क्या प्रोवाइड करवाता है? मोर क्वालिटी लाइफ ऑन विलेज लेवल, एडिशनल लेबर एम्प्लॉयमेंट, बेनिफिट्स ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस, एडेड हाउसिंग। अब ये वाली जो स्कीम आई थी, ये वाली जो योजना आई थी ना, ये पर्टिकुलर कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा, आपको सामाजिक सुरक्षा से समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको सोशली क्या किया जा सके, एक उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म सेटअप किया जा सके, जिससे कि वो जब उस एज में पहुंचेंगे तो उनको कुछ फाइनेंशियली हेल्प हो जाए। तो और ये क्या था, ये बेसिकली हमारी पेंशन्स और इंश्योरेंस से रिलेटेड बेनिफिट्स को लेकर के थी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए सही नहीं है, यानी NFSA इसके लिए सही नहीं है, कौन सा गलत है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। नॉट याद रखिएगा, नॉट कह रहा है। इट प्रोवाइड्स लीगल एंटाइटलमेंट ऑफ 67% ऑफ पॉपुलेशन एट सब्सिडाइज्ड फूड, ठीक है। इट कवर्स 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। इट हैज ओनली 2 शेड्यूल्स विच प्रिस्क्राइब फॉर इशू ऑफ ऑयल प्राइसेस, या फिर इनमें से जो सारे के सारे हैं वही है ही नहीं, मतलब ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, अगर मैं इसको इसके जब आप स्कीम को जाके पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि 67% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको राइट टू फूड देता है, बेसिकली खाने का अधिकार देता है, उनको खाना प्रोवाइड कराता है, मुहैया कराता है। और ये ग्रामीण एरिया में 75% पॉपुलेशन को कवरेज करता है और अर्बन एरियाज में 50%। इसके अलावा ये जो शेड्यूल की बात कर रहा है इसमें 4 शेड्यूल्स हैं, 2 शेड्यूल नहीं है, ये 4 शेड्यूल्स है। क्या है? 4 शेड्यूल्स। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब फिर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2013 में जो एक्ट आया है इसको लेकर के आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है। ओके, द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन only are eligible to receive subsidized food grains. Eldest women in a house of the age 18 years और above, यानी 18 साल या 18 साल से ऊपर की जो औरत है उसको, जो घर में सबसे बड़ी है, मेन जो लेडी है, उसी को राशन कार्ड जो है जारी किया जाएगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन जो होती है या जो दूध पिलाती हैं माताएं, उनके लिए टेक होम राशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी 1600 कैलोरीज की, मतलब उनको 1600 कैलोरीज पर डे का खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा, और वो भी कब तक? उनको 6 मंथ तक, ठीक है। ऐसा इन्होंने कुछ कुछ कहा। अब देखो इसमें ना मैं आपको बताऊं, पहली बात है 1600 नहीं है, ये सिर्फ 600 कैलोरीज की बात करता है। ये कितना? 600 कैलोरीज की बात करता है। सो ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग। सेकंड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। घर में जो सबसे बड़ी औरत होती है, यानी कि जो 18 साल या 18 साल से ऊपर की जो सबसे मेन लेडी होती है, उसी के नाम पे ही राशन कार्ड जारी किया जाता है, क्योंकि इनका मेन मोटिव था वीमेन एम्पावरमेंट। ये स्कीम का मेन मोटिव था वीमेन एम्पावरमेंट। इज इट क्लियर?
अब ये वाले फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। कभी भी अगर आप देखोगे, अगर आप जैसे जनरली जो भी लोग गांव में रहते हैं जिन्होंने देखा होगा कि इस स्कीम में जो राशन मिलता है बेसिकली सिर्फ उसमें बीपीएल फैमिलीज नहीं होते, ठीक है। इनका जो कैटेगराइजेशन है वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, क्योंकि वो कह रहा है कि सिर्फ बीपीएल फैमिली जो है एलिजिबल है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, सो ऑप्शन विल बी बी। आगे चलते हैं, इनमें से किस राज्य ने सबसे पहले ई राशन कार्ड, ये क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा फर्स्ट यूटी है तो इसीलिए ले लेते हैं, और दिल्ली जो है ऐसा करने वाला पहला यूटी माना जाता है। 2015 में ऐसा हुआ था। आगे चलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो हमारा एक्ट है उसको लेकर के कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, इसने रिप्लेस किया है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन 1954। ओके, फसाई जो है वो अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी के क्वेश्चंस में जनरली मिनिस्ट्रीज वगैरह गलत होती हैं, ये आपको पता होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट अगर मैं बताऊं तो जो हमारे ये जो एक्ट आया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, इसमें बहुत सारी चीज़ों को इसने जो है ख़त्म कर दिया था। जैसे कि उनमें से एक था प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। पहले क्या होता था, फूड अडल्ट्रेशन हो गया, फूड सिक्योरिटी को लेकर अलग अलग एक्ट बने हुए थे। तो इन्होंने कंपाइल एक एक्ट बनाया, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो है 2006 वाला, और इसमें इन्होंने बहुत सारे कम से कम 7-8 जो एक्ट थे उनको सब्ज्यूम कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। तो फर्स्ट वन इज राइट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी फसाई जो है वो अंडर द चार्ज ऑफ, नहीं, ये जो डायरेक्टर है ना, इनके इनके डायरेक्टर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं। इनके जो डायरेक्टर होते हैं वो फसाई के, इनके इन द सेंस फसाई की बात कर रही हूँ मैं, फसाई के जो डायरेक्टर्स हैं वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया काम करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो फूड सिक्योरिटी है वो हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में काम करता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में काम कौन करता है डायरेक्टली, ये हमारा जो एक्ट है फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट, ये एक्ट आता है इसके अंडर। बट फसाई अंडर द गवर्नमेंट सीधे काम करती है, और ये गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट्स इन फूड सिक्योरिटी, यानी कि किसने फूड सिक्योरिटी में हक का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। इससे पहले भी ना हम ये इनमें से एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अमर्त्य सेन के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि इनका जो मेन मोटिव था ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट था। ओके, मैंने आपको बता रखा था कि अमर्त्य सेन के बारे में पहले भी बात की है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इनका जो मेन मोटिव था वो था फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, किसी भी सिचुएशन हो लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करना, इन्होंने उसी फील्ड में काम किया। अब ये जो हमारा है ना एंटाइटलमेंट्स वाला, एंटाइटलमेंट्स इन्हीं से रिलेटेड है, बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड है। आंसर तो हमारा ऑप्शन 4 है, मतलब लाइक बी ऑप्शन है। एमएस स्वामीनाथन के बारे में आपको पता होगा। एमएस स्वामीनाथन जो है हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। अतुल प्रणय अलग से है, समाली श्रीकांत ये भी जो है हमारे कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, बट ये वाला जो है एंटाइटलमेंट वाला ये अमर्त्य सेन ही है। आगे चलते हैं इनमें से कौन सा फूड सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं है, नॉट अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। देखो किसी भी चीज में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक है। अगर आप ये सारे ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज में फिक्स नहीं कर सकते। नोबडी इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स एनीवन एल्स, स्पेशली फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में कुछ बेसिक चीजें हैं कि आपके पास अवेलेबिलिटी से बेसिकली आपके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आप एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, यूटिलाइजेशन है कि नहीं, इस तरीके से चीजों पे काम करते हैं। फूड सिक्योरिटी की जब भी बात आएगी तो नो वन इज अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी इज अ बिग थिंग। ये काम करता है सिर्फ अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबल है क्या, एक्सेस है क्या उसकी लोगों को, अफोर्डेबल है क्या वो, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या,
इस तरीके की चीज है। अकाउंटेबिलिटी इज अ बिग थिंग। सो यहाँ पे क्या नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण दे रखे हैं। अतिरिक्त खाद्य उत्पादन के वर्षों में भी खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। असमान वितरण और पहुंच की कमी के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। चलो ठीक है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड बात कर रहा है। वो कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी नेसेसरी है इवन इन सरप्लस फूड प्रोडक्शन ईयर्स। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि आपके जो कुछ साल ऐसे भी होते हैं जब बहुत अच्छी खेती होती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत अच्छा होता है। तो अगर वो कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी, तब भी फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनइक्वल मतलब बेसिकली इनइक्वलिटी हो सकती है जब आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों हो सकता है? इनइक्वलिटी की वजह से। इनइक्वलिटी कहाँ पे? सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लाइक मान लीजिए यूपी है, आपको याद होगा एक टाइम पहले यूपी, बिहार, झारखंड, इनको बीमारू स्टेट कहा जाता था। तो मान लीजिए कि फूड प्रोडक्शन तो अच्छा हो रहा था, बट स्टिल एक टाइम पे ये जो स्टेट्स हैं इनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। ऐसा क्यों हो रहा था? प्रोडक्शन तो तब भी था, क्योंकि इनइक्वल यानी इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा थी। रिसोर्सेजों का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि बेसिकली कैसी सिचुएशन आ जाए, ये जो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी वाली डिस्ट्रीब्यूशन वाली सिचुएशन आ जाए। तो मेरे स्टेटमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। और फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज को बहुत अच्छे से फिजिकली लोगों के पास वो चीज अवेलेबल है क्या, इकोनॉमिकली उसकी सिचुएशन कैसी है, यानी कि आर्थिक तरीके से लोग इतने समृद्ध हैं क्या कि वो उसको खरीद पाए। प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा हो रहा था बट स्टिल प्राइस बहुत महंगे थे, प्राइस बहुत ज्यादा थे, तो लोग परचेज ही नहीं कर पाए। लोग परचेज नहीं कर पाए तो क्या फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो पाई? नहीं हो पाई। तो आपको पहला स्टेटमेंट समझ आ रहा है कि करेक्ट है। अब ये जो कह रहा है ना सेकंड स्टेटमेंट, स्टारवेशन कैन स्टिल अकर, यानी भुखमरी पहुंच सकती है। आपको पता होगा कि हंगर हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ये किस वजह से होते हैं? प्रोडक्शन तो अच्छा है बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन और लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी की वजह से ऐसा हो सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑपरेशन फ्लड बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ना कि किसी भी तरीके का ये बाढ़ नियंत्रण या मछली उत्पादन, इन सबसे नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन है और इसको लाने वाले थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। और ये 1970s में स्टार्ट हुआ था। यहीं से हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सेटअप हुआ। यहीं से भारत जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर वन बन गया। इस तरीके की चीजें हैं। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगातिरी नस्ल की दुधारू गायें शामिल है इसमें। बेनिफिशियरी जो भी होंगे, बेनिफिशियरी का मतलब जो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी लेना चाहते हैं, उनको 1 साल का, कम से कम 1 साल का पशुपालन का अनुभव होना आवश्यक है। दैट मीन्स नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, फर्स्ट थिंग, ये जो स्कीम है ये यूपी गवर्नमेंट की है। आपको याद होगा एक स्कीम लाए थे यूपी गवर्नमेंट में, नंद बाबा स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है, इनका मेन मोटिव था कि आप डेयरी स्टैब्लिश करो, बट वो डेयरी के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, उसी में ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना डाली गई थी। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसमें इन्होंने बोला, यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो हम आपको सब्सिडी पर्टिकुलर ये वाली जो गाय है सिर्फ इन्हीं के लिए ही देंगे। यानी कि जो आपको डेयरी स्टैब्लिश करनी है वो ये वाली जो गाय है ना पर्टिकुलर,
यानी कि साहिवाल, गिर, थारपकर और गंगातीरी, इनकी नस्ल को और बेटर करना है, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है बेसिकली उसको स्ट्रॉन्ग करना है और बढ़ाना है, और ये जो है किसी भी तरीके की मिक्स्ड ब्रीड नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, सो फर्स्ट वन इज राइट, दूसरा कह रहा है कि बेनिफिशियरी के पास कम से कम 1 साल का, नहीं, बेनिफिशियरी को कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि इनको पशुपालन के फील्ड में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको डेयरी वगैरह स्टैब्लिश करना है तो। सो ऑप्शन फर्स्ट इज आवर आंसर। ओके, तो अभी हमने एग्रीकल्चर में, अगर आप घटना चक्र ओपन करके देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट क्या होता है ना कि डेटा के हिसाब से जो पुराना डेटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए अभी का डेटा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसी हिसाब से, ये पहला पार्ट था एग्रीकल्चर का, कल भी हम एग्रीकल्चर का सेकेंड पार्ट करेंगे और पूरा घटना चक्र के जितने भी मेन मेन क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए सच में बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो कवर कर देंगे। अब इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक्स, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में यही फर्क है कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल थोड़ा कम रहता है और फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा रहती है। जैसे आपने देखा ईयर्स के बारे में पूछा, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। तो आपको फैक्ट्स को याद रखना ही पड़ेगा, 5 ईयर प्लान्स आपको करने पड़ेंगे अच्छे से। तो उसी चीज़ को आज हमने पूरा कराया है। अभी हमारा एक आधा पार्ट और रह गया, उसे हम कल कवर कर लेंगे। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बाकी के अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।